नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली की सियासत के उस सबसे बड़े खेल का पर्दाफाश करेंगे जिसमें देश के सबसे चतुर रणनीतिकार माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अपनी ही बिछाई हुई बिसात में उलझते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक सामान्य सियासी हलचल है तो जरा रुकिए, क्योंकि जो खेल अभी दिल्ली के गलियारों में चल रहा है वह आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकता है। एक तरफ है सत्ता पक्ष का वह मंसूबा जो 2/3 बहुमत जुटाकर संविधान में बड़ा फेरबदल करना चाहता है, तो दूसरी तरफ है विपक्ष का वह चाणक्य जिसने रातों रात पूरी बाजी पलट दी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह लंबे समय से एक बड़े ऑपरेशन में जुटे हुए थे जिसका मकसद था विपक्षी खेमे के सांसदों को तोड़कर सत्ता पक्ष के पाले में 2/3 बहुमत का आंकड़ा खड़ा करना। सूत्र बताते हैं कि इस पूरी रणनीति की शुरुआत पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी से हुई थी, जहां 28 सांसदों में से करीब 20 सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज की गई थी। इसके बाद निशाने पर आई महाराष्ट्र की शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, जहां 9 में से 6 सांसदों की टूट की खबरें आई। और दोस्तों, जब यह सिलसिला आगे बढ़ा तो बारी आई शरद पवार के गुट की, जहां 8 में से 5 सांसदों को तोड़ने की योजना लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। लेकिन यहीं से कहानी में वह मोड़ आया जिसने पूरे देश की सियासत को चौंका दिया। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे अनुभवी और सबसे शातिर खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार ने वह चाल चली जिसका अंदाजा शायद अमित शाह को भी नहीं था। जिस वक्त गृह मंत्रालय के इशारे पर 5 सांसदों को तोड़ने की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक गुप्त बैठक हो रही थी जिसमें कांग्रेस और शरद पवार के गुट के बीच विलय की डील को अंतिम रूप दिया जा रहा था। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस पार्टी को तोड़ने की तैयारी थी वह पार्टी खुद ही एक बड़े संगठन में समाहित होने जा रही है। यह वाकई हैरान करने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह टाइमिंग महज एक इत्तेफाक है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति के तहत गृह मंत्रालय के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश है। अब जरा इस खेल के गणित को समझिए, क्योंकि यहीं पर पूरी कहानी का असली राज छुपा है। अगर कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सांसद संख्या को देखें तो वह करीब 99 के आसपास बैठती है। इसमें अगर शरद पवार गुट के 8 सांसद जुड़ जाते हैं तो कुल आंकड़ा 107 तक पहुंच जाता है। अब नियमों के मुताबिक किसी भी विलय के बाद अगर दल बदल विरोधी कानून से बचना है तो कुल संख्या के 2/3 सांसदों की सहमति जरूरी होती है। यानी 107 के 2/3 के हिसाब से करीब 70 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। दोस्तों, 70 सांसदों को एक साथ तोड़ पाना कोई आसान काम नहीं है और यही वजह है कि गृह मंत्रालय की पूरी रणनीति अब हवा में लटकती नजर आ रही है। याद कीजिए दोस्तों, ठीक ऐसा ही खेल पहले भी खेला गया था जब पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के 20 सांसदों को तोड़ने की योजना बन रही थी। ठीक उसी वक्त उस पार्टी और कांग्रेस के बीच विलय को लेकर बातचीत शुरू हो गई थी। हालांकि उस मामले में अंतिम फैसला अभी बाकी है, लेकिन उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसदों ने भी यही तर्क देकर अपनी बगावत तेज कर दी कि उनका गुट भी जल्द कांग्रेस में विलय करने वाला है। मतलब दोस्तों, जिस रणनीति के सहारे सत्ता पक्ष अपना 2/3 बहुमत जुटाना चाहता था, वही रणनीति अब बूमरैंग बनकर वापस लौटती दिख रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह इतनी शिद्दत से 2/3 बहुमत का आंकड़ा क्यों जुटाना चाहते हैं? दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल संसद के आगामी सत्र में परिसीमन से जुड़े एक अहम विधेयक को पारित कराने की तैयारी चल रही है और किसी भी संवैधानिक संशोधन से जुड़े विधेयक को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होता है। सूत्रों का दावा है कि अगर यह विधेयक इस सत्र में पारित हो जाता है तो आने वाले लोकसभा चुनावों की सीटों के गणित में भारी उलटफेर हो सकता है और इसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल सकता है। यही वजह है कि गृह मंत्रालय हर हाल में हर तरीके से यह आंकड़ा जुटाने में जुटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अगर मौजूदा संसदीय आंकड़ों पर नजर डालें तो सत्तारूढ़ गठबंधन के पास फिलहाल कुल मिलाकर 318 के करीब सांसद हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 360 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। यानी गृह मंत्री को अभी भी करीब 42 सांसदों की दरकार है।
और अब जिस तरह से एक एक करके विपक्षी खेमे की टूट रुकती नजर आ रही है, उससे साफ है कि यह आंकड़ा जुटा पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के अंदर खाने इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ पार्टी हाईकमान को यह भरोसा दिलाया गया था कि मानसून सत्र से पहले 2/3 बहुमत का जुगाड़ कर लिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दोस्तों, यहां एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या शरद पवार की यह चाल सिर्फ एक संयोग है, या फिर यह विपक्षी एकता की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो आने वाले वक्त में सत्ता पक्ष के लिए और भी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। अब जरा उन बागी सांसदों की हालत भी समझिए जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया था। दोस्तों, ये सांसद अब बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वे अपनी मूल पार्टी से बगावत कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ जिस गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद में उन्होंने यह कदम उठाया था, वह गठबंधन खुद अपने वादों को पूरा करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि अगर विलय की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इन बागी सांसदों की सदस्यता पर भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि दल बदल कानून के तहत उनकी स्थिति कानूनी रूप से बेहद कमजोर पड़ जाएगी। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उस बड़ी लड़ाई की झलक है जो आने वाले 2029 के चुनाव से पहले भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगी। एक तरफ है सत्ता पक्ष की वह महत्वाकांक्षा जो हर हाल में संविधान में बदलाव करना चाहती है, तो दूसरी तरफ है विपक्ष का वह गठबंधन जो हर कीमत पर अपनी एकजुटता बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। और इस पूरी लड़ाई के बीच फंसे हैं वे सांसद जिन्होंने अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं के चलते बगावत का रास्ता चुना, लेकिन अब वे न इधर के रहे न उधर के। दोस्तों, कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। अभी आपको बताना बाकी है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह के लिए इस पूरे मिशन के पीछे कौन सी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छुपी हुई है और कैसे ये पूरा मामला उनके अपने राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि विपक्षी खेमे में अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है और क्या आने वाले दिनों में यह सियासी घमासान और तेज होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले हिस्से में हम आपको देंगे इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े राज की जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह इतनी बेचैनी से 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटाने में जुटे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि परिसीमन विधेयक सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि यह आने वाले वर्षों में देश की पूरी सत्ता संरचना को नया आकार देने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। कहा जा रहा है कि अगर यह विधेयक सदन से पारित हो जाता है तो जिस नेता ने इसे सिरे चढ़ाया उसका कद पार्टी के भीतर मौजूदा गृह मंत्री के पद से भी कहीं ऊपर उठ सकता है। चर्चाएं तो यहां तक हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें उप प्रधानमंत्री जैसे किसी बड़े पद से नवाजा जा सकता है। दोस्तों, अगर ये अटकलें सच साबित होती हैं तो जरा सोचिए, 2029 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के भीतर सत्ता समीकरण की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। लेकिन यहीं से एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या पार्टी हाईकमान के भीतर भी इस महत्वाकांक्षा को लेकर कोई असहजता है? सूत्र बताते हैं कि संगठन के कुछ वरिष्ठ नेता इस पूरे ऑपरेशन की रफ्तार और तरीके को लेकर सहज नजर नहीं आ रहे। एक तरफ जहां चुनावी नतीजों से पहले हर सीट, हर सांसद की अहमियत बढ़ जाती है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर सांसदों को तोड़ने की रणनीति अगर बीच में ही अटक जाए तो इसका सीधा असर पार्टी की छवि पर भी पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के गलियारों में इस बात की फुसफुसाहट तेज हो चुकी है कि अगर मानसून सत्र से पहले 2/3 का आंकड़ा नहीं जुटा तो इसका ठीकरा किसके सिर फूटेगा। अब जरा विपक्षी खेमे की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां भी कहानी कम दिलचस्प नहीं है। शरद पवार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्ष के भीतर एक नए सिरे से एकजुटता की कोशिशें तेज होती दिख रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस और शरद पवार गुट का विलय अंतिम रूप ले लेता है तो इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट पर भी इसी तरह के विलय का दबाव बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी खेमे के भीतर बगावत की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी और सत्ता पक्ष के लिए 2/3 बहुमत का सपना और भी दूर होता चला जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह विलय की प्रक्रिया इतनी आसान होगी जितनी बताई जा रही है। दोस्तों, राजनीति में हर गठबंधन के पीछे सीटों का बंटवारा, नेतृत्व का सवाल
और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्षेत्रीय दल अपनी अलग पहचान छोड़कर एक बड़े संगठन में समाहित होने को तैयार होंगे, या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक दांव है जो फिलहाल सत्ता पक्ष के मंसूबों को रोकने के लिए चला जा रहा है। इस बीच बाकी सांसदों की स्थिति पर भी नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यही वह किरदार हैं जिनका राजनीतिक भविष्य फिलहाल सबसे ज्यादा अनिश्चितता में है। कहा जा रहा है कि कुछ बाकी सांसद अब वापस अपनी मूल पार्टी की ओर रुख करने पर विचार कर रहे हैं, जबकि कुछ अब भी सत्ता पक्ष के आश्वासनों पर भरोसा जताए हुए हैं। लेकिन दल बदल कानून की तलवार उनके सिर पर लगातार लटकी हुई है, और अगर विलय प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी हो जाती है तो इन सांसदों के पास बहुत सीमित विकल्प ही बचेंगे। दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्ते भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। एक तरफ संसद का मानसून सत्र नजदीक आ रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों खेलों के बीच सियासी बिसात लगातार बदलती जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सत्ता पक्ष आखिरी वक्त में कोई नया दांव चलकर बचे हुए 42 सांसदों का जुगाड़ कर पाता है, या फिर विपक्ष की यह रणनीतिक चाल परिसीमन विधेयक को फिलहाल के लिए टाल देती है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। दोस्तों, यह थी आज की पूरी रिपोर्ट। अब हमें बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है, क्या सत्ता पक्ष अपने ही बिछाए जाल में उलझ चुका है, या फिर आखिरी वक्त में कोई नया समीकरण बनकर सामने आएगा। धन्यवाद।